हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे शासक की जिसने गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद भारत को एकजुट रखने का कार्य किया। उस शासक का नाम था हर्षवर्धन। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्षवर्धन। तो चलिए चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अब हम देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या-क्या ऐसे साधन हैं, क्या-क्या ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में मालूम चलता है। जिससे हमें ये मालूम चलता है कि इस नाम का एक राजा था। ये कुछ सोर्सेस की मैंने सूची बनाई हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है, वो चाइनीज़ ट्रैवलर उस समय का ज़ुआन ज़ेंग, उस समय का हुआन ज़ेंग जिसे हम चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में कहेंगे, उन्होंने शी की नाम की किताब लिखी थी। जिसमें हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में ज़िक्र मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सिग्निफिकेंट रिसोर्स यही है। देन हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के कुछ संस्कृत प्लेस है। हर्षवर्धन ने कहीं कहीं कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस में सिग्नेचर करे हुए, अपने साइन करे हुए। और हर्षवर्धन का जो पोएट था बान भट्ट, उसने हर्ष चरित्र लिखी थी। उस हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन की अर्ली लाइफ, मिलिट्री जो कैंपेन्स रहे और जो कोर्ट लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा की है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन नाम का एक राजा हुआ। और आसान भाषा में कहा जाए तो हर्षवर्धन ही वो राजा है जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। आप हर्षवर्धन को एज ए ब्रिज समझ सकते हैं। हर्षवर्धन जस्ट गुप्तास के बाद आया था। हर्षवर्धन का जन्म पुष्यभूति डायनेस्टी में हुआ था, जो आप समझ लीजिए उसका एक दूसरा नाम वर्धन डायनेस्टी भी था। हर्षवर्धन उनके नाम के पीछे वर्धन लगता था। पुष्यभूति जो थे वो गुप्तास के अंडर एक फिड्यूटरीज थे, मतलब आप समझ सकते हैं जमींदार। आप काइंड ऑफ जमींदार थे, मतलब कि गुप्तास ने उनको जमीन दे रखी थी। ठीक है, पर जो हुन्स का जो आक्रमण हुआ हुन डायनेस्टी का गुप्ता के ऊपर, गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर, उसके बाद वर्धन डायनेस्टी को फ्रीडम मिली गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है, तो फिर उसके बाद वर्धन डायनेस्टी का जो पहला प्रोमिनेंट राजा था, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की राजधानी हुई थानेश्वर, दिल्ली में। प्रभाकर वर्धन का बेटा था हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। राज्यवर्धन बड़ा बेटा था, एक लड़की भी थी राजश्री, और हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कन्नौज में हुई थी, उसके हस्बैंड की हत्या कर दी गई थी। तो राज्यवर्धन जो है कन्नौज जाता है और मालवा मुनाद से लड़ता है, और फिर वहाँ पे राज्यवर्धन की भी हत्या हो जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन जो है कन्नौज पे अपना अधिकार स्थापित करता है 606 एडी में। हर्षवर्धन जो है ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज कर रहा था। हर्षवर्धन ने चाइना के साथ भी एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए हुए थे। गुप्ताज के बाद अगर किसी ने ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के ऊपर राज किया था तो वो हर्षवर्धन ही था। आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी के जितना भी मैदानी एरिया है उस पे पूरा का पूरा अधिकार हर्षवर्धन का था एक समय पर। सबसे पहला मिलिट्री जो एक्सरसाइज थी वो अगेंस्ट कन्नौज थी, और कन्नौज को उसने वैसल स्टेट बना दिया था खुद का। देन उसने ध्रुव सेना सेकंड को वल्लभी जैसे जो थे उनको भी हराया था। नेपाल ने भी हर्षवर्धन की अथॉरिटी को स्वीकार किया था और नेपाल हर्षवर्धन का स्टेट बन चुका था। आसाम के साथ भी हर्षवर्धन के अच्छे रिलेशंस थे। जो लास्ट उसने मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसमें वो सफल रहा, वो उड़ीसा में किया, कलिंगा में। कलिंगा में ही अ, अशोका का लास्ट युद्ध था, तो वो हर्षवर्धन का भी लास्ट युद्ध ही रहा। हर्षवर्धन के समय उसका जो शासन था, उसके जो राज्य थे, उसके साथ जो बॉर्डर स्टेट्स थे उसके, उसमें भी उसने अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो कमरूपा हो। इस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपना मिलिट्री सक्सेस को डिफाइन किया। हर्षवर्धन गुप्तास के बाद आप समझिए कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग रहा है इंडिया का।
अब हम देखते हैं कि हर्षवर्धना के समय गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य करती थी, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कार्य था। तो हर्षवर्धन एक महान शासक सिर्फ अपने मिलिट्री अचीवमेंट्स की वजह से नहीं था। कोई भी शासक महान सिर्फ अपने मिलिट्री अचीवमेंट्स की वजह से नहीं होता है, पर उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो उसे महान बनाता है। तो हर्षवर्धन का भी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग था। हर्षवर्धन ने गुप्तास की तरह ही एडमिनिस्ट्रेशन लाया किया, मतलब गुप्ता एम्पायर ने जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन किया था उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हर्षवर्धन ने किया। हर्षवर्धन मतलब किंग था, तो किंग उस गवर्नमेंट का एक सुप्रीम लीडर था, और किंग जो है धर्मशास्त्र को फॉलो करता था। उसके साथ साथ में जो कॉमन पीपल्स है उनके बीच में जाके भी उनके तकलीफ़ें सुनता था। किंग ही मिनिस्टर्स और अदर जो मिलिट्री के जो लोग हैं उनको अपॉइंट करता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किंग ने बनाए रखे थे, मंत्री जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, तो मंत्री लोग किंग ने बना रखे थे, वो किंग की मदद करते थे फॉरेन पॉलिसी में कि कैसे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते होने चाहिए। तो इस वजह से किंग बहुत एक सुप्रीम लीडर हुआ, और उसको फॉलो करने के लिए उसका मध्य उसको सजेस्ट करने के लिए, फॉलो नहीं, उसको सजेस्ट करने के लिए, उसको सही दिशा दिखाने के लिए उसका मंत्रिपरिषद हुआ। उस मंत्रिपरिषद का हेड होता था प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री मोस्ट सिग्निफिकेंट जॉब थी उस समय की। जो समाज था हर्षवर्धना के समय, उसका एक मेजर रिफ्लेक्शन इस प्रकार से मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जातियां बटी हुई थी। बाण और होन सांग जो ट्रेवलर्स आए हैं उन्होंने सोशल लाइफ के बारे में जिक्र किया है हर्षवर्धन के समय में। ब्राह्मण सबसे एलिट क्लास पे था, और जो किंग जो थे, जो राजा उस समय के थे, वो उन्हें ज़मीन दिया करते थे ताकि वो अपना उस ज़मीन से चाहे खेती करे या कुछ भी करे, तो उन्हें ज़मीन अलॉट किया करते थे। क्षत्रिय रूलिंग क्लास था, मोस्टली युद्ध वगैरह करने का कार्य क्षत्रियों का था। वैश्यास जो थे वो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन को वैश्या कहा गया है। और जो शूद्र जो थे वो उनका कार्य था एग्रीकल्चर को कल्टीवेट करना, खेती बाड़ी का काम करना। उसके अलावा भी कई सारे सब कास्ट और थे उस समय में, क्योंकि फॉरेनर्स का तब तक काफ़ी मात्रा में इंडिया आ चुके थे। वुमन की जो पोजीशन थी हर्षवर्धन के समय में, वो इतनी संतोषजनक नहीं थी। वुमेन्स अपना हस्बैंड नहीं डिसाइड कर सकती थी, विडो मैरिज अलाउ नहीं थी, या विडो मैरिज अलाउ नहीं थी, रीमैरिज नहीं कर सकती, स्पेशली हायर कास्ट में। दहेज प्रथा भी ज़्यादा थी और सती भी ज़्यादा होती थी। और हुआन सेंग ने जो है 3 प्रकार के मेथड बताए हैं, जिससे कि डेड आदमी को मतलब उसका जो अंतिम संस्कार जो होता है वो 3 तरीके से होता था। या तो क्रीमेशन, जो कि नॉर्मल अपने हिंदू संस्कृति में होता है, या फिर वाटर ब्यूरियल, जल के अंदर समाधि देना, और अदरवाइज जो है फॉरेस्ट में छोड़ देते थे जिससे कि जंगली जानवर वगैरह खाए। तो उस समय मृत लोगों का अंतिम संस्कार इस प्रकार होता था। हर्षवर्धन के समय जो इकोनॉमी थी इंडिया की, या हर्षवर्धन के साम्राज्य की, वो एक सेल्फ सफिशिएंट जोन में जा चुकी थी। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है कि इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है कि लोकल कंजम्पशन हो सके। उस समय पे ट्रेड इंडिया का काफ़ी डिक्लाइन पे आ चुका था। डिमांड नहीं रही थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। तो किसान लोग भी सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना कि डोमेस्टिक डिमांड है, जितना कि यहाँ पे ही खपत हो जाएगी, उतना ही प्रोड्यूस करते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था। तो उस वजह से जो है इकॉनमी एक सेल्फ सफिशिएंट जोन पे आ चुकी थी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान कल्चरल ग्रोथ काफ़ी देखी गई, काफ़ी प्राप्त हुई। उसने आर्ट और आर्किटेक्चर का काफ़ी काम कराया गुप्ता स्टाइल में। हर्षवर्धन खुद एक विद्वान था। हर्षवर्धन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी फल फूल रही थी। विदेश से भी काफ़ी स्कॉलर्स, चाइना, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी स्कॉलर्स नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। ह्यून सेंग जो है वो खुद नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था, और उसने संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा पे स्टडी की थी। हर्षवर्धन के कार्यकाल में रिलीजियस धार्मिक ग्रोथ भी काफ़ी हुई है। हर्षवर्धन ने बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया है। कुछ ओकेशन में उसने एनिमल सैक्रिफाइस को रेस्ट्रिक्ट किया, जिससे कि उस पे जो बुद्धिज़्म
इन्फ्लुएंस था उसको देखा जा सकता है। हर्षवर्धन एक टॉलरेट आदमी था, धर्मनिरपेक्ष आदमी था। उसने बुद्धिस्ट, ब्राह्मीण और जैनिज्म तीनों को प्रमोट किया। हर 5 साल में वह एक कॉन्फ्रेंस बुलाता था जिसमें तीनों समुदाय, तीनों धार्मिक प्रतिष्ठानों से स्कॉलर्स आते थे और हर्षवर्धन उन्हें एक्सपेंसिव आइटम्स गिफ्ट करता था और उन्हें और प्रमोट करने की सलाह देता था। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयागराज में रिलीजियस गैदरिंग भी करी थी। अब हम अंत में देखते हैं कि हर्षवर्धन का डिक्लाइन कैसे हुआ। आई होल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि हर्षवर्धन की जो डिफीट है वो चालुक्य डायनेस्टी के सम्राट पुलाकशीन द्वितीय द्वारा 637 एडी में हुई। और हर्षवर्धन ने कोई भी अपना हायर डिसाइड नहीं किया था कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो बहुत जल्दी सिकुड़ गया और एक लिमिटेड स्टेट्स में आ गया, लिमिटेड टेरिटरी ही रही उसके पास में। तो यह हमारा लेक्चर आज का हर्षवर्धन के ऊपर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।